अच्छा भी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे सारे के सारे, ठीक है। और क्लास 10 मुकम्मल हो चुकी होगी, क्लास 11 की फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे होगे। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हमने अपनी एक लंबी जर्नी का आगाज़ करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर आपको तमाम टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा जो हमारे पाकिस्तान में फॉलो होती हैं, ठीक है। सिंध के अंदर ये चैप्टर द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के नाम से है। इसके अलावा अभी तक, अब हो सकता है सिंध की किताब तब्दील हो जाए क्योंकि सुनने में आ रहा है ऐसा, ठीक है। जब होगी तब भी ये चैप्टर बहरहाल रहेगा, ठीक है। मैं टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर मेजरमेंट्स के नाम से, मैंने इस चैप्टर का नाम रखा है मेजरमेंट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना होगा कि यार फिज़िक्स क्या चीज़ है, फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली, डायमेंशंस क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एरर्स कितने टाइप के होते हैं और अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं। मतलब किसी भी चीज़ की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो सब का सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ साथ जितने भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, चाहे वो पास पेपर्स में आए हुए हों हमारे बोर्ड लेवल पे, या वो पास पेपर्स में आए हुए हों हमारे ई कैट एम डी कैट के, वो सब भी इंशाल्लाह हम करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया, चलो। अच्छा भाई, अब ये जो हमारा पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, एक तरह से समझ लो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं और किन किन उसमें डिवाइड की जाती हैं और यूनिट्स क्या होते हैं। बेसिक एक चीज़ है जो आप यहाँ सीखोगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसको पूरे फिज़िक्स में आगे क्लास 11 या क्लास 12 में इम्प्लीमेंट करते हुए जा रहे होगे, ठीक है। हेडिंग लगा लो लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं भाई, कोई भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो वो छोड़ दो, सिर्फ फिज़िक्स का मंजन बेचना है अभी, ठीक है। चलो देखो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जहन में यही आता है कि जो भी कोई हमारा मासूम सा बच्चा है वो यही सोचता है कि यार फिज़िक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो बच्चे, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मैटर और एनर्जी को पढ़ते हो। क्या मतलब सर? देखो, वैसे तो फिज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा होता है ना, वो सब का सब हम फिज़िक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ब्लैक नज़र आ रहा है और बाकी ये सब वाइट नज़र आ रहा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। हम पंखा ऑन करते हैं, हमारे पास हवा आना शुरू हो जाती है, वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। हमारे पास सूरज से लाइट आ रही है, वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। मतलब फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूनिवर्स को गवर्न करता है। आपकी कुल कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, आप उस सब को डिफ़ाइन करने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, वो बेसिकली क्या है, फिज़िक्स है, ठीक है। कई दफ़ा जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते थे तो अक्सर बच्चों के साथ ना ये मतलब बहस भी करते थे, मज़ा आता था मेडिकल वालों के साथ ख़ास तौर पे, कि जो बायो है ना वो फिज़िक्स की मोहताज है ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स के बगैर ना आप बायो को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये वैसी मैं मजाक मस्ती बता। खैर, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मैटर और एनर्जी की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हो कि मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बात समझ आ रही है? मतलब ये सब तफसील से आएगा, अभी आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। मैटर बेसिकली क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली मैटर है। एनर्जी, जो चीज़ मैटर नहीं होती वो एनर्जी होती है। जैसे लाइट, बचपन में पढ़ा होगा ना, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह मैं कुछ बोल रहा हूँ, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरह हवा चलती है, उसमें भी एनर्जी होती है, तभी एक चीज़ को उड़ा के किसी दूसरी जगह पे ले जाती है। ये सब का सब हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गवर्न करता है मैटर और एनर्जी को, या इन शॉर्ट फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कुल कायनात को, यूनिवर्स के तमाम लॉस को गवर्न कर रहा होता है। यूनिवर्स का कोई भी फिनोमिना है, चाहे वो छोटे से एटम का फिनोमिना हो या कोई बड़े से प्लेनेट का फिनोमिना हो, आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी का मतलब ये है 1900 तक, ठीक है, यानी कि 1700 से लेके, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 2022 चल रहा है। 1700 से लेके 1900 तक, यानी कि टिल 1900 तक
इसको हम कहते हैं टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक जितना भी काम हुआ, जो आपने न्यूटन के सर पे सेब गिरने का वाकया पढ़ा है ना, वहाँ से जो काम शुरू हुआ और जितना भी काम हुआ वो सब कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहलाता है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो पुरानी हो चुकी होती है, ठीक है। 19th सेंचुरी के आखिर तक में लोगों को लगा करता था कि यार फिजिक्स में तो सब कुछ ही डिस्कवर हो गया, अब हम क्या ही डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी के अंदर हमारे पास कुछ नए फिनोमिनाज ऑब्जर्व होना शुरू हुए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दिया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिनाज थे जो 19th सेंचुरी के बाद में डिस्कवर हुए। ये सब का सब हमारे पास क्लासीफाई होता है मॉडर्न फिजिक्स में। सर हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? अब आप सुनो क्यों बता रहे हैं आपको। देखो, हमारी जो पूरी क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स है ना, वो दो हिस्सों में स्प्लिट हुई हुई है। जैसे पूरी फिजिक्स आपकी दो हिस्सों में है ना, वैसे ही आपकी क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स भी है, ठीक है। जो आपकी क्लास 11 की फिजिक्स है ना, जिसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास 11 की पूरी फिजिक्स आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स बोले तो जिसके अंदर आपने पुराने सारे फिनोमिनास पढ़ने हैं। मतलब पुराने से मुराद ये नहीं कि डिस्कार्ड हो गए, अब ऑब्सोलीट हो गए, नहीं 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 नहीं। पुराने से मुराद ये हैं कि पहले ये आए थे। मॉडर्न वाले तो अब आना शुरू हुए ना, पहले ये आए थे। इसमें हम क्या पढ़ोगे? जितने आपके न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बच्चों ने पढ़े होंगे ना मैट्रिक क्लास में, वो सब पढ़ेंगे। इसी तरह जितने आपके ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट हैं, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि अर्थ सन के इर्द गिर्द क्यों घूमता है, हमारी ज़मीन है ना सूरज के इर्द गिर्द घूम रही होती है, ठीक है, वो क्यों होता है ऐसा, ये सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है, साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, लाइट को अगर वेव के तौर पे लिया जाए तो वो कैसे प्रोपेगेट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वो सब यहाँ पे आता है। इसी तरह से हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, हीट का टॉपिक जो आता है, वो सब यहाँ पे आता है। थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे पुराने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हैं, जैसे हमारे पास इसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, या ऑप्टिक्स कह लो सिंपल, मतलब ये मैंने चश्मा लगाया हुआ है, इसके ज़रिए मैं कैसे देख पा रहा हूँ, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। अभी हो सकता है इन चीज़ों का नाम ना नया नया लग रहा हो, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत तफसील से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब का सब क्लासिकल फिजिक्स है, ये आपका क्लास 11 का सिलेबस है। जो क्लास 12 में इन्होंने डाला हुआ है, क्लास 12 के अंदर ना बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो फिनोमिनाज है ना, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है, ये जो बिजली का फिनोमिना है, ये सब यहाँ पे आता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये जो हमारे मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं। इसी तरह जो कम्युनिकेशंस के कॉन्सेप्ट हैं, यानी कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, मैं मोबाइल पे कॉल करता हूँ ना, सामने वाला वो कॉल रिसीव कर पाता है, साउंड कैसे प्रोपेगेट करती हुई जाती है, ये सब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना, जिसको आप न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हो, जिसमें आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं वो सब पढ़ते हो, वो सब यहाँ पे आता है। इसके अलावा लाइट की पार्टिकल नेचर, बोहर की थ्योरी, मतलब बहुत कुछ है इधर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा फिजिक्स की ना क्लासिफिकेशन थी कि फिजिक्स ऐसे और ऐसे डिवाइड हुआ हुआ है। तो हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से। तो क्लास 11 के अंदर जो है ना, ये बिल्कुल हमारा बेसिक चैप्टर है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चैप्टर आगे आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, ये बिल्कुल बेस है। मतलब इसमें आप ये पढ़ोगे कि आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या क्या होती हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन करना होता है। तो क्लास 11 की फ़िज़िक्स पढ़े बग़ैर क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि जब 19th सेंचुरी तक तमाम फिनोमिना डिस्कवर हो गए थे, लोगों ने वो सब समझ लिए थे, तभी लोगों को ऐसा लगना शुरू हुआ था कि यार अब तो कुछ और डिस्कवर किया ही नहीं जा सकता, सब कुछ हो सकता है। तो फिर क्लास 12 बोल रहा हूँ, उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद नए फिनोमिनाज आए जो हमारे यहाँ क्लास 12 में डले हुए हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, अब हमारे पास ना सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है ना, वो ये है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। देखो हमारे पास ना फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं जनाब फिजिकल क्वांटिटीज़, एक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो ना,
विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो आपके पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे टाइम है, मैं मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं घड़ी की मदद से। टेम्परेचर है, मैं मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्मामीटर है, मैं मेजर कर सकता हूँ, सॉरी टेम्परेचर है, मेजर कर सकता हूँ, किससे? थर्मामीटर से, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास हाइट है किसी ऑब्जेक्ट की, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से इस वक्त कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सर फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं वो भी बता दें। देखो, मिसाल के तौर पे आपके बाबा ने आपको कहा था कि यार रात 12 बजे तक आप मुझे घर के अंदर नज़र आने चाहिए। अब आप रात 1 बजे घर के अंदर आते हो, तो आपके बाबा को गुस्सा आ रहा होगा गुस्सा। अब वो कितना गुस्सा आ रहा है आप मेजर तो नहीं कर सकते। या आप कहोगे अब्बा को आज 5 किलो गुस्सा आ रहा था या 6 किलो गुस्सा आ रहा था, नहीं कह सकते। इसी तरह से आपको चोट लग गई, अब उस चोट के लगने की वजह से दर्द कितना हो रहा है, क्या मेजर कर सकते हो कि हाय अल्लाह मुझे 2 न्यूटन का दर्द हो रहा है या मुझे 5 किलोग्राम दर्द हो रहा है? वी कैन नॉट मेजर इट ना। तो ये बेसिकली ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ ये आपके पास क्या कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। याद रखना, अपने पास लिख लेना कि जितने भी आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, हाइट है, टेम्परेचर है, लाइट कितनी आ रही है वो है, कोई बंदा कितनी तेज़ी से भाग रहा है वो है, कितना डिस्टेंस कवर किया है वो है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सब की सब हमारे पास क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, इनको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़, एक हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। एक बेस क्वांटिटीज़ है और दूसरी कौन सी है? ड्राइव क्वांटिटीज़। अब देखो बेस क्या होता है और ड्राइव क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज़ को ना हम मान के चलते हैं कि वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो खुद किसी से मिलके ना बनी हुई हों। मतलब आपने ना, जैसे इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास पूरे ABCD के अंदर जो आपका पूरा अल्फ़ाबेट्स है, उसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स है ना, A से लेके पूरा Z तक, ABCDE वाले कितने? टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इंग्लिश के अंदर कोई भी किताब लिखी हुई होगी, कोई भी नॉवेल लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा होगा, मतलब पूरी अंग्रेज़ी के अंदर कोई भी वर्ड बना हुआ होगा, यहाँ भी शायद कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, बहरहाल कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी अंग्रेज़ी में कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी, वो इन्हीं 26 से मिलके बनी होगी। ये कहलाएंगे दे आर बेस अल्फ़ाबेट्स या दे आर फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स। बाकी सब तो इससे मिलके बन गए। किसी ने कोई बड़ा सा एस्से लिखा है, वो 3 पेज का लिखे या 300 पेज का लिखे, इसी से मिलके बनेगा। तो इसी तरह से बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे मिलकर बाकी की सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। अब सर किन क्वांटिटीज़ को बेस माना जाए, किन को बेस ना माना जाए, तो ये मसले आपके जो बुजुर्गान फिज़िक्स है ना, यानी कि जो बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने हल कर दिए। उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ को बेस मान लिया, बाकी दुनिया भर की हर क्वांटिटी को उसी से डिफाइन कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल या 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली लेंथ है, किसी भी चीज़ की जो लेंथ है ना, ये क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। जो टाइम है ये भी क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। फिजिकल तो सारी हैं, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ठीक है। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो आपके पास जो लाइट रेज हैं वो कितनी ज़्यादा आ रही हैं, मतलब टॉर्च है ना, उसको बिल्कुल आँख के करीब कर देंगे तो आँख में चुभना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जो लाइट रेज आ रही है ना वो बढ़ जाती हैं। अभी मैं इंडिविजुअली ये सब पढ़ा नहीं रहा कि ये क्या है, अभी हम ये पढ़ें, ठीक है। इन सब पे बहुत बहस आने वाली है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की जो आप अमाउंट लेके चलते हो, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी किस में काउंट होता है? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी में होता है। इसी तरह से किसी भी वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये भी किस में काउंट होता है? बेस क्वांटिटी में। इसी तरह से जो टेम्परेचर है, जिसको तापमान कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, ये भी किस में काउंट होता है जनाब? बेस क्वांटिटी में काउंट होता है। यानी कि ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज़ है। बाकी दुनिया की कोई भी क्वांटिटी है,
चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो वेलोसिटी है, कोई भी है एक्स वाई जेड, इन 7 के अलावा वो सब किस में काउंट होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। बेस कौन सी है? जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई। दे आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर नॉट डिराइव्ड। ये डिराइव नहीं है, ये किसी से मिलकर नहीं बनी है। ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो खुद फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। इन बेस क्वांटिटीज की मिसाल बिल्कुल इन 26 अल्फ़ाबेट्स जैसी है। ABCD एक दूसरे से मिलके नहीं बना, लेकिन इनसे मिलके बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं आप कि इनफाइनाइट इंग्लिश के वर्ड्स बन सकते हैं। ये इनफाइनाइट खुद एक वर्ड है। देखो इन्हीं लेटर से मिलके बना है ना। I भी इसमें आता है, N भी आता है, F भी आता है, T भी आता है और E भी आता है। समझ आ गई? तो ये जनाब हमारे पास बेस क्वांटिटी थी और एक थी ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में या बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी कैसे बनाई जाती है, अब समझते हैं ज़रा। देखो भाई, बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी बनाने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। एक रूल हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट रूल, एक रूल हमारे पास कहलाता है कोशेंट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या है? जब कभी भी 2 क्वांटिटीज आपस में मिलकर एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दे, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय या तो प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फोर्स है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, कैसे मिलती है? m इंटू ए। मास एक क्वांटिटी, एक्सेलरेशन दूसरी क्वांटिटी। आपने इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नई क्वांटिटी मिल गई, फोर्स। यानी कि फोर्स आपके पास कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। मास एक क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन दूसरी क्वांटिटी है। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि आपके पास जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो कैसे ऑब्टेन हो रही हैं? बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और आपको क्या मिल रहा है? एक आपकी ड्राइव क्वांटिटी मिल रही है। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ। देखो लेंथ अगर ऐसे है, ब्रेथ ऐसे हो जाएगी, हाइट ऐसे हो जाएगी, है तो लेंथ ना भाई। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो बेसिकली हो क्या रहा है? आप बोलोगे वॉल्यूम इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि 3 क्वांटिटीज फिजिकल आपस में मल्टीप्लाई हुई तो आपको एक अदद ड्राइव क्वांटिटी मिल गई। ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास सिंपल क्या कहता है कि अगर आपके पास क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी मल्टीप्लाई होने से आपको एक नई क्वांटिटी मिल रही है तो आप कहोगे ड्राइव क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया जनाब? ये था प्रोडक्ट रूल। यानी कि 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने मल्टीप्लाई किया ताकि आपको एक नई रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल जाए, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। बहुत सारी एग्जांपल आपको फिजिक्स में मिलती जाएंगी इस तरह से ना। जैसे आपको मोमेंटम मिलेगा P = mv, ये शायद पढ़ा भी होगा। इसी तरह वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह टॉर्क पढ़ा होगा, F × d। ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपने। तो ये सारी जो है ना, ये आप बोलोगे जो टॉर्क है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट रूल से आई है, ड्राइव क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट रूल से आई है, ड्राइव क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट रूल से आई है। दे ऑल आर ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब कोशेंट रूल क्या होता है? देखो पहले कोशेंट से पहले ज़रा एक चीज़ समझ लो। देखो लेट्स से अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली ऐसे लिखा जा सकता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे 2 ज़ा क्या होता है? 4, माइनस किया क्या बच गया? 1। अब इसमें ना ज़रा चीज़ें समझना, ये वाला जो 2 है ना, या इसको कुछ और कर लेते हैं ताकि जो है ना वो कन्फ्यूजन बिल्कुल हो ही ना। इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। अब हमें पता है 2 7 ज़ा क्या होता है? 2 7 ज़ा होता है 14। 15 में से 14 गया, क्या बचा? 1। अब ज़रा समझो यहाँ पे, ये जो 2 है ना, ये आपके पास कहलाता है डिवाइज़र। क्या कहलाता है ये? डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला। ये जो 15 है ना,
ये कहलाता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया गया, डिवाइजर डिविडेंड। ये जो बच गया ना, ये कहलाता है रिमाइंडर, जो पीछे रह गया, मतलब डिवाइड करने के बाद जो बच गया। ये कहलाता है कोशेंट, जो आपका आंसर होता है। ये क्या होता है? कोशेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है भंड मारा हुआ हो, लेकिन जज्बात समझो। ये क्या कहलाता है? कोशेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये बताने का मकसद ये था कि कोशेंट समझ जाओ, ये सब चीज़ समझ जाओ। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है? कोशेंट है। यानी कि अगर मैं 14 को लेट से 2 से डिवाइड करता तो 2 7 का क्या होता? 14। ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट, इसमें रिमाइंडर बचा ही नहीं, 0 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब कोशेंट रूल समझते हैं ज़रा। अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करो, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करो और आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, इसको हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी ऑब्टेन हुई कोशेंट रूल की मदद से। क्या मतलब? पावर का फॉर्मूला याद होगा। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। तो गोया अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हो, तो इनको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा ना भाई, W अपॉन T करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर बेसिकली क्या होता है? अभी तो पढ़ा था, आंसर होता है कोशेंट। आंसर क्या कहलाता है यहाँ? कोशेंट। तो बोलेंगे उनका जो कोशेंट है ना, वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। समझ आ गई? अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हो और उनका कोशेंट एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे ये जो ड्राइव क्वांटिटी है, ये आपको हासिल हुई है विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल। फिजिकल क्वांटिटीज़ कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। बेस क्वांटिटी जो आगे किसी में जाके डिवाइड नहीं होगी, जो खुद किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, वो बेस है, फंडामेंटल है, उससे मिलके बाकी सारी क्वांटिटीज बनी होंगी। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज जो खुद फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज से बनी है। ड्राइव क्वांटिटीज को हासिल करने के दो तरीके, प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा, दोनों एग्जाम्पल देखी ना अभी हमने, जैसे जो मोमेंटम था m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, इसको हम कहेंगे ये ड्राइव क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट रूल से मिली है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अब ये एक ड्राइव क्वांटिटी है जो दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद मिली है आपको, तो ऐसा भी हो सकता है। और कोशेंट रूल क्या था? अगर आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया, जैसे वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सब पहले पढ़ा हुआ होगा, हम भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, डिवाइड करा, जो आंसर आ रहा है, जो कोशेंट आ रहा है, वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? कोशेंट रूल। ठीक है, यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी और उनका जो कोशेंट है उससे आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी कैसे हासिल हो रही है? विद द हेल्प ऑफ अ कोशेंट रूल। यहाँ तक उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अब देखो आगे। ये तो हमारे पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ ली, बेस होती है, ड्राइव होती है। अब मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मास को जब आपने मेजर करना है, तो आप उसको मेजर किस तरह से करोगे या किसके अगेंस्ट में करोगे? कोई ना कोई यूनिट होगी ना भाई। देखो ऐसे समझ लो, देखो मिसाल के तौर पे जब हम कोई पेपर देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी आप इंशाल्लाह क्लास 11 का पेपर दोगे, तो अब कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए हो या पास नहीं हुए? इसका मतलब कोई एक क्राइटेरिया सेट होगा, उस क्राइटेरिया से जो ऊपर होगा वो पास है, जो उस क्राइटेरिया से नीचे वो क्या होगा? फेल होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी का ना एक यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझना भी ज़रा, देखो मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो बेस यूनिट है ना, लेट्स से मेरा ले लो, ठीक है, मेरा मास कंसीडर कर लो। लेट्स से जो मास ऑफ बिलाल है ना, जो मेरा मास है, दैट इज 78 किलोग्राम। ठीक हो गया, 78 बेसिकली मेरा मास है। अब एक कोई बंदा है, वो मुझसे ज़्यादा हेल्दी है थोड़ा सा। अब मैं कहता हूँ यार उस बंदे का मास, उस बंदे का नाम एक्स है, उस एक्स बंदे का जो मास है ना, वो क्या है? वो 2 टाइम्स द मास ऑफ बिलाल है। वो क्या है? 2 टाइम्स द मास ऑफ बिलाल। अब ये जो चीज़ है ना बच्चे, ये जो चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है।
यूनिट क्या होता है? जिसके अगेंस्ट में आप चीज़ को मेजर कर रहे होते हो। आपने अभी सेट कर लिया कि यार बिलाल का जो मास है ना वो 78 है और ये आपका क्या है? बेस है। अब आप दुनिया भर के लोगों का मास मेरे कंपैरिजन में बता रहे हो कि मेरे मुकाबले में इसका मास 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, या 2 गुना कम है, 3 गुना कम है। तो ये जो चीज़ है ना जिससे कंपेयर करके आप हर एक का मास डिफाइन कर रहे हो, ये आपके पास क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। जैसे मिसाल समझो, हम अक्सर कहते हैं ना कि मास की जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है? किलोग्राम है। अभी सब पे बात करते हैं, किलोग्राम मास की यूनिट है। इसका मतलब देखो 1 किलोग्राम, आप कभी नोट करो, जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हो, कोई अमरूद लेने जाते हो, सेब लेने जाते हो, तो आपने कभी देखा है वो जो उसके बाद तराजू होता है वो उसमें वेट प्लेस करता है 1 किलोग्राम का, उसके ज़रिए आपको तोल तोल के वो अमरूद दे देता है। अब उस अमरूद वाले को कैसे पता चला कि यार यही 1 किलो का बाट है? भाई कोई भी चीज़ ले ले वो तो 1 किलो, उसको बोले आज से 1 किलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि यार इतने मास को आपने 1 किलो कहना है, तो बाकी जितने भी मासेस बनते हैं वो सब उससे कंपेयर करके बनते हैं। फिर बात समझ आ गई? ये यूनिट होता है। यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है वो यूनिट कहलाती है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैं कहता हूं मेरा मास 78 किलोग्राम है। अब देखो, किलोग्राम कोई एक स्टैंडर्ड मास होगा, किलोग्राम कोई ये क्या होगा? स्टैंडर्ड मास होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लो कि जो बोतल है ना, कहीं जो हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, उसने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से ये जो बोतल है, इसके ये जो पूरा बोतल है इसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड बन गया कि इस बोतल का मास कितना है? 1 किलोग्राम है। अब अगर कहा जाए कि बिलाल का मास 78 किलोग्राम है, इसका मतलब ये है, सामने वाले को ये समझ में आनी चाहिए बात, कि अगर इस जैसी 78 बोटल्स इकट्ठी की जाएंगी तो उनका जो मास होगा वो बिलाल साहब का अकेला है। बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जितना है वो ये है। समझ आ गया? तो यूनिट बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो आपने एक रेफरेंस सेट किया होता है ना, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है? वो यूनिट कहलाता है। जैसे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लूँ तो दुनिया भर के लोगों का मास मेरे मास के कंपैरिजन में आएगा कि 2 टाइम ऑफ दिस, या इससे 2 टाइम्स कम है या 3 टाइम्स कम है, ये होता है यूनिट। ठीक है, तो अब किलोग्राम जाहिर है दुनिया भर में जो किलोग्राम में हम चीज़ मेजर करते हैं, किलोग्राम का स्टैंडर्ड मास कहीं पे सेट होगा कि यार इतने मास को आपने किलोग्राम कहना है। तो अब अगर कोई कहते हैं ना 5 किलोग्राम, इसका मतलब ये हो गया वो जो किलोग्राम का स्टैंडर्ड सेट है उसके मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा मास है इसका। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ना किसी जगह पे लेट से किसी इवेंट में 8 सेकेंड गुजर गए, कितने सेकेंड गुजर गए? 8 सेकेंड। तो कहीं पे जो टाइम डिफाइन हुआ होगा ना 1 सेकेंड के, यार इस टाइम को मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जैसे ही मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा जो टाइम लगा इसको हम कहेंगे 1 सेकेंड। आज के बाद मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैं 1 कदम आगे बढ़ाया, मैं कहता हूँ कि इसके बाद आज के बाद मैं इसको कहूँगा ये स्टैंडर्ड है 1 सेकेंड। तो अगर कहा जाए 8 सेकेंड, इसका मतलब जो मैंने 1 कदम आगे बढ़ाने में टाइम लगाया था, जिसको मैं 1 सेकेंड कह रहा हूँ, उसके मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे। वर्ड समझ आ गया? ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है जनाब? यूनिट। तो यूनिट को क्या डिफाइन करा हमने? स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूनिट। यहाँ आपने एक और चीज़ सीख ली, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ना भाई साहब, वो स्टैंडर्ड तरीका भी आपने देखा क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है n मल्टीप्लाई बाय u। ये जो n है ना, ये n उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और ये जो u है ना, ये u बेसिकली उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे मास 78 किलोग्राम। अब किलोग्राम जो इस एक स्टैंडर्ड सेट है उसके मुकाबले में 78 टाइम्स ज़्यादा, या मैं कहता हूँ 1050 ग्राम। अब ये किलोग्राम एक अलग यूनिट है, ग्राम एक अलग यूनिट है। मतलब जो ग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट है उसके मुकाबले में 1050 गुना ज़्यादा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जनाब था यूनिट। अब जो यूनिट है ना, जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 हिस्सों में डिफाइन हुई हुई हैं, वैसे ही हमारे यूनिट्स भी 2 हिस्सों में डिफाइन हुए हुए। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं जनाबे वाला बेस यूनिट्स, एक हमारे पास होते हैं जनाबे वाला ड्राइव यूनिट्स। जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट्स कहलाते हैं।
द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज जो होती है ना उनके यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं। जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उनके यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट। जैसे मास बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट किलोग्राम भी कैसा होगा, बेस यूनिट। लेंथ बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट मीटर भी क्या होगा, बेस यूनिट। इसी तरह टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट केल्विन भी क्या होगा, बेस यूनिट। इसी तरह से टाइम बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट सेकेंड, बेस यूनिट में आएगा। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट कैंडेला CANDELA, ये भी बेस यूनिट में आएगा। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट मोल, यहाँ पे आ रहा होगा। हो गए पूरे? नहीं, करंट रह गया, करंट तो उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर, ये भी किस में आएगा, बेस में। अब ड्राइव क्या है, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि ड्राइव्ड है, जो कि बेस से मिलके बनी है, उनके यूनिट्स भी क्या होंगे, ड्राइव यूनिट्स होंगे। जैसे समझो ज़रा, अभी हमने पढ़ा था वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी जो यूनिट होगी ना, देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये जो वर्क डन की यूनिट है ना, जूल। अब जूल एक कैसी यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। क्यों ड्राइव यूनिट है, क्योंकि वो इनसे मिलके बनी है, न्यूटन इंटू मीटर से। सेट हो गया। इसी तरह से अभी पढ़ा था वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। तो जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वो भी ड्राइव यूनिट होगी। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेथ की मीटर, हाइट की मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या बना ये, मीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ये कैसी है, ड्राइव है। क्यों ड्राइव है, क्योंकि ये इनसे मिलकर बनी है। तो ऐसी तमाम यूनिट्स जो आगे दूसरी यूनिट से मिलकर बनी हैं वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव यूनिट्स। ऐसी तमाम यूनिट जो किसी से मिलकर नहीं बनी वो सारी की सारी क्या कहला रही होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो मैंने अजीबोगरीब डब्बा बनाया ना, इसमें जितनी यूनिट्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे जब आपने ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, आपने उसमें ये बात पढ़ी थी कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को हासिल करने के दो रूल्स होते हैं, एक क्वोशंट रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल। एक होता है क्वोशंट रूल और एक कौन सा होता है, प्रोडक्ट रूल। बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव यूनिट्स को हासिल करने के भी हमारे पास दो रूल्स होते हैं जनाब। एक क्वोशंट रूल होता है और एक कौन सा होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। मतलब देखो, पहले प्रोडक्ट रूल देख लो, वही चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो अभी आपने देखा था ना वर्क डन वाला, F इंटू डी वाला। तो F क्या है, न्यूटन, D क्या है, मीटर। तो ये जो जूल है ना, जूल एक ऐसा ड्राइव यूनिट है जो कि प्रोडक्ट रूल से हासिल हुआ है। क्या मतलब बच्चे, मतलब ये है ऐसा कोई भी ड्राइव यूनिट जो बाकी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाए, ऐसा कोई भी ड्राइव यूनिट जो बाकी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाए, वो कहलाता है प्रोडक्ट रूल के जरिए हासिल हुआ हुआ ड्राइव यूनिट। जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ये खुद ड्राइव यूनिट है। क्यों भाई साहब, F इक्वल्स M इंटू ए। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, किलोग्राम एक यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरी यूनिट। आपने एक यूनिट को दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। ये भी एक ड्राइव यूनिट है, ठीक है। और कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट रूल से आ रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है जनाब, प्रोडक्ट रूल ये होता है अगर आप एक से ज़्यादा फिजिकल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हासिल करते हो तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट रूल के जरिए आया। और उसके ज़रिए कौन सा होगा, जो हमारा क्वोशंट रूल है। सिंपल है, जैसे आपके पास पावर है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अब देखो, जूल पर सेकेंड ये हमारे पास कहलाता है वॉट, यानी कि ये पावर की यूनिट है। जब आपने जूल को सेकेंड से डिवाइड किया तो इनका जो आंसर आ रहा है, इनका जो क्वोशंट आ रहा है, वो एक नया यूनिट है। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहला रहा होता है, क्वोशंट रूल के जरिए आया हुआ यूनिट है। क्लियर है, ये क्वोशंट रूल के जरिए आया हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल के जरिए आए थे, ये क्वोशंट रूल है। ठीक है जनाब। तो भाई एक हमारे पास था बेस यूनिट, एक हमारे पास क्या था, ड्राइव यूनिट्स। ठीक हो गया। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक और तरह के यूनिट्स होते हैं। उन पे जाने से पहले यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ना कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ये सब चीज़ें नोट करते जाना अच्छे तरीके से।
हमारे पास ना कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम करते हैं। देखो एक हमारे पास होता है MKS सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ, मास और टाइम, M से मुराद यहाँ पे मीटर है, K से मुराद यहाँ पे किलोग्राम है, S से मुराद यहाँ पे सेकंड है। इसलिए मैं कह रहा था लेंथ, मास और टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है। MKS एक सिस्टम है। इसी तरह CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, ये भी एक सिस्टम है। इसमें भी लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल माना जाता है। इसी तरह से FPS, F फुट, P पाउंड, LB पाउंड का सिंबल होता है, सेकंड, ये एक और यूनिट है। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स काम कर रहे होते हैं। आपके केमिस्ट्री में अमूमन CGS सिस्टम चलता है, हमारे फिजिक्स में इनमें से कोई भी नहीं चलता। ये जो MKS है ना, इस MKS का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है, इस MKS को ही जब हम मॉडिफाई करते हैं ना, ये बनता है SI बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल। ये जिसमें भी आपको पढ़ा रहा था ना कि 7 बेस यूनिट्स हैं या 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ किस में होती हैं? SI में होती हैं। ये जो MKS है इसमें तो 3 है, CGS में भी 3 है, FPS में भी 3 है। इसी MKS के अंदर इन 3 के अलावा मज़ीद आपने 4 शामिल कर दी ना, टेम्परेचर था, करंट था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। इन एडिशन टू दीज 3 आपने ये ऐड कर दी, तो ये आपके पास अब मिला के क्या कहलाती हैं? SI। हम अपने फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करेंगे इंशाल्लाह, तो हमेशा हम किस में कर रहे होंगे? SI सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे होंगे। ये हमारी फिजिक्स का स्टैंडर्ड है, असूल है, याद रखिएगा इस बात को। किस में काम करेंगे हम जनाब? SI में रहते हुए काम करेंगे। ठीक हो गया। बाकी ये सिस्टम है सारे हमारे। ये जो आपके दो थे ना, MKS और CGS सिस्टम, ये आपके मैट्रिक सिस्टम भी कहलाते हैं। और ये जो आपका FPS सिस्टम होता है, ये आपका ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहलाता है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये वैसे ही MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, शायद कभी पूछ ले। मैट्रिक सिस्टम है और वो आपका क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक हो गया। तो जनाब बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के अलावा भी हमारे पास यूनिट्स की एक टाइप है, वो कहलाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं? देखो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी ना, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स थी उनको हमने या तो क्लासिफाई कर दिया था बेस के अंदर, या हमने क्लासिफाई कर दिया था किसमें? ड्राइव में। एक और कैटेगरी हमारे पास होती है और वो कहलाती है जनाबे वाला सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? जो आपकी प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स है ना, वो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। मतलब जो हम एंगल मेजर करते हैं ना, इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो किस में काउंट होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। मतलब समझते हैं अभी ज़रा। देखो सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक अदद सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर एक मेरे पास कोई भी बॉडी है जो स्टार्ट में यहाँ कहीं पे मौजूद है, यहाँ कहीं पे मौजूद है, इससे तब। ठीक है, एक और मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं वैसे हम। ठीक है, यहाँ कहीं पे मौजूद है। अब होता क्या है, ये भाई साहब यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये मूव करते हुए यहाँ कहीं पे आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जब ये जो पॉइंट था मेरा, ये ऐसे पॉइंट मूव करता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसने यहाँ पे सेंटर पे कुछ एंगल सब्टेंड किया, बिल्कुल सेंटर पे एंगल बनाया। सिमिलरली यहाँ पे इसने कुछ आर्क लेंथ कवर करी। क्या कवर करी? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है भाई? ये पूरा एक कर्व है ना, ये पूरा एक आर्क है। इस आर्क पे जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, आसान भाषा में जो सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो एक डिस्टेंस कवर किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, वो क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ। ये सब सर्कुलर मोशन में बहुत तफसील से आने वाला है। ठीक है, ये अब इनका और इनका जो आपस में रिलेशन है ना, वो ये होता है S = R टाइम्स ऑफ थीटा। S से मुराद ये आर्क लेंथ जो वो कवर कर रहा है, R से मुराद इस सर्कल का जो रेडियस है, थीटा से मुराद जो ये घूम रहा है और सेंटर पे एंगल बना रहा है, वो ये। ठीक हो गई बात भाई? ये कैसे, ये इक्वेशन कैसी है, ये भी समझ सकते हो। अगर ये यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ कहीं पे रुकता जाके, तो थीटा बड़ा हो जाता भाई।
यहाँ पे नहीं रुकता, वो यहाँ से चलना शुरू होता और यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ रुकता। तो जाहिर सी बात है ना, फिर आर्क लेंथ भी ये बड़ी वाली आर्क लेंथ काउंट होती। नज़र आ रहा है? यानी कि हम यूँ कह सकते हैं ना, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब थीटा बड़ा होगा तो आर्क लेंथ भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। थीटा बड़ा हुआ तो आर्क लेंथ भी क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो इस सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है। ये जो थीटा है ना जनाब, ये जो थीटा है ये कहलाता है रेडियन एंगल। क्या कहलाता है ये? रेडियन एंगल। इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं। इसको हम प्लेन एंगल, क्यों प्लेन एंगल कहते हैं? ये जो आपका व्हाइट बोर्ड होता है ना, ये पूरा प्लेन होता है इस तरह से। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है ना जनाब, इसको आप कहते हो प्लेन। प्लेन क्या होता है? दो एक्सिस के दरमियान का एरिया। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसका ये एक्सिस सिग्निफिकेंट है, ये एक्सिस सिग्निफिकेंट है, इसके दरमियान का जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। तो ये एंगल कहलाता है प्लेन एंगल। क्या कहलाता है जनाब? ये प्लेन एंगल। इसको टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल भी कहलाता है ये, टू डायमेंशनल एंगल भी कहलाता है ये। आसान ज़बान में, जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो एंगल सबटेंडेड बाय द रोटेटिंग बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टर्म्ड एज रेडियन एंगल, प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल। ये बेसिकली हमारे पास इस थीटा की जो यूनिट होती है, इस थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियंस। थीटा की यूनिट क्या होती है जनाब? रेडियंस होती है। थीटा की यूनिट इज रेडियंस। ये सर्कुलर मोशन में बहुत तफसील से आने वाली है अभी सारी चीज़ें। वैसे हमें पता है थीटा हम जो कॉमनली मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। याद आ रहा है? थीटा जो हम लोग कॉमनली मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री में मेजर नहीं करते, एसआई के अंदर किस में मेजर करते हैं जनाब? रेडियंस में। तो अपने पास नोट कर लेना, प्लेन एंगल की, 2D एंगल की, रेडियन एंगल की जो एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिग्री नहीं है, वो क्या है? रेडियन है। अब रेडियन कैसी यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। पहली चीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से बताए थे? जो आपके प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स है ना, वो आपके पास कहाँ आते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। जैसे एक तो ये प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल क्या था? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है, दायरे में रोटेट कर रही है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू हुई, घूमते हुए यहाँ कहीं पे आ गई, तो पहले बॉडी यहाँ थी, अब यहाँ कहीं पे आ गई, तो ये जो एंगल बनाया है इसने, ये एंगल कहलाता है प्लेन एंगल। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग द रोटेशन, ये कहलाता है हमारे पास प्लेन एंगल, रेडियन एंगल, टू डायमेंशन एंगल। इसकी इक्वेशन क्या है? यहाँ जो आकलन कवर हो रही है, एस इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा। जब सर्कुलर मोशन का टॉपिक आएगा ना, तब उसके अंदर और इसमें बहुत कुछ आएगा अभी तो। ठीक है, एक और चीज़ इसके अंदर ही आप समझ सकते हो। देखो ज़रा गौर से समझना बात को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ना एक MCQ में भी बन सकता है। अच्छे से देखना और कोशिश करना कि समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव करना शुरू हुआ और मूव करते करते वापस यहाँ पे आ गया। सही है, यहाँ से चला और ऐसे घूम के पूरा यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल है ये भी ऐसे पूरा बन जाएगा। सही है ना भाई, ये ऐसे एंगल भी पूरा हो जाएगा भाई, इसने आर्क लेंथ भी तो पूरी कवर कर ली। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एस इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा। अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ जनाब? एक कंप्लीट साइकिल। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब मैं ये कह सकता हूँ या मैं ये ले सकता हूँ कि इस बॉडी ने इस सर्कल के सरकमफेरेंस को एक बार पूरा कवर कर लिया। इस बॉडी ने ये सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस एक बार पूरा कर लिया, और सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 2πr। मतलब भाई अगर आप यहाँ से इसकी लेंथ नापो यहाँ तक आ जाओ आप, तो ये पूरा किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर है। जो कंप्लीट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की मेजरमेंट होती है वो किसके बराबर है? 2πr। आर आ गया एज इट इज थीटा। जब ये पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ऐसा ही है, थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट रेडियन है। ये क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बन गया ये बनता है 2π रेडियन बराबर आ रहा है किसके? 360 डिग्री के। ये एक रिलेशन है, यहाँ से अक्सर पूछता है
2 पाई रेडियन किसके बराबर आ रहा है, 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो यहाँ से पूछता है वो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि थीटा 1 के बराबर कब होगा, थीटा 1 रेडियन के बराबर कब होगा, देखो गौर से सुनना ज़रा। अगर एक बॉडी मान लो यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे थी, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, बॉडी यहाँ से चली 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 और इसने 4 सेंटीमीटर कवर कर लिया। कितना कवर किया, 4 सेंटीमीटर, जितना रेडियस है उतना ही कवर कर लिया, और बॉडी यहाँ पे आ गई। अब जो थीटा होगा ना जनाब, ये 1 रेडियन होगा। अगर बॉडी ने सर्कुलर मोशन करते वक्त, अगर बॉडी ने सर्कुलर मूवमेंट करते वक्त रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कवर करिए, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कवर करिए, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। यहां से आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो थीटा बराबर है एस अपॉन आर के, जब एस आर के बराबर हो जाएगा, पुट कर लो यहाँ पे ज़रा, तो क्या बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर। भाई एस की जगह पे आर रख दिया, आर से आर मर जाएगा, क्या बना यहाँ पे 1। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर विल बी 1 रेडियन जब आपके पास आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक और पुराना एमसीक्यू था। ठीक है, अब एक तो हो गया जनाब हमारे पास ये रेडियन। अब इसके बाद एक और एंगल होता है, जैसे ये तो था 2 डायमेंशन एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन एंगल। अब है एसटी रेडियन एंगल, 3 डायमेंशन एंगल या सॉलिड एंगल। अब ज़रा समझो बेटे, हमारे पास ना यहाँ पे 3 डायमेंशनल एंगल कौन सा होता है, इसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत अहम है। आप सब लोगों ने कोन तो देखी होगी, वो जो बर्थडे कैप नहीं पहनते सर पे, वो वाली कोन, वो ऐसी सी होती है ना कोन, इस तरह की होती है, वो ऐसी कुछ होती है, ऐसी नहीं होती है, थोड़ी सी ऐसी सी होती है, और उसके बाद ऐसे एक पॉइंटेड वो भी आया हुआ होता है। सही है, हमारे के पास ऐसी एक कोन सी है, इसका ऐसे एक पॉइंटेड, ये जो कोन है ना, इस कोन का ये जो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा, इस तरह का जो एंगल है, ये एंगल कहलाता है 3 डायमेंशनल एंगल। देखो फिर समझो गौर से, देखो ऐसे एक कोन है, ऐसे एक कोन सी है, ठीक है, ऐसे कोन है, यहाँ सेंटर में उसका पॉइंट है जहाँ से आगे वो सब मिल रहे हैं। यहाँ से भी एक लाइन है ऐसे आके मिल रही है, इधर से भी लाइन ऐसे आके मिल रही है, आगे से भी लाइन ऐसे आके मिल रही है, इधर से भी लाइन आके मिल रही है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 2 डायमेंशन में थोड़ी होगा, ये तो इस तरह का एंगल होगा। ये वाला एंगल कहलाता है आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल। ये क्या कहलाता है आपके पास, 3 डायमेंशनल एंगल। हमारी किताब में भी उसको उन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है। अगर आपके पास एक ये स्फेयर है, एक क्या है आपके पास ये स्फेयर है, और आपने बेसिकली क्या किया हुआ, यहाँ पे ऐसे एक सरफेस एरिया ले लिया। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट आया, यहाँ से आया, इसके पीछे से भी एक पॉइंट आएगा, आगे से भी एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना, ये आपके पास कहलाता है आपका 3 डायमेंशन एंगल। मज़ीद इमेजिनेशन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की फील आ जाए। ये छत है ऊपर, मान लो यहाँ एक पॉइंट है मेरे पास, इस कोने से एक लाइन आई ऐसे, यहाँ से लाइन आई ऐसे, लाइन आई ऐसे, आगे से लाइन आई, मतलब हर जगह से ना एक एक लाइन ऐसे आ रही है। यहाँ से लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, लाइन आ रही है। अब यहाँ का जो एंगल बन रहा होगा, ये सारी लाइनें जमा हो गई। अब जो ऊपर ऐसे इस तरीके से मान लो, ये देखो, ये देखो, ये हो गया, ये देखो, ये हो गया। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल आपके पास बेसिकली क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, या इसको हम कहते हैं एसटी रेडियन एंगल, या इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, एंगल जो कहाँ सबटेंड हो रहा है, अब देखो स्फेयर से भी बना के देख लेते हैं, जैसे हमारी किताब वालों ने बनाया हुआ है। ये मान लो स्फेयर का सेंटर है, यहाँ पे आपने एक सरफेस एरिया लिया, यहाँ से लाइन आई, यहाँ से लाइन आई, इसके पीछे से भी लाइन आएगी, आगे से भी लाइन आएगी। यहाँ पे ये जो बन रहा होगा ना एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, 3D एंगल या सॉलिड एंगल। डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाय अ पैच, पैच मतलब टुकड़ा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। मतलब समझ रहे हो, बड़ा सा स्फेयर है, उस स्फेयर के ऊपर आपने छोटा सा ऐसे कोई पैच ले लिया, कोई टुकड़ा ले लिया। अब देखो मैं फिर इमेजिनेशन करा रहा हूँ, गौर से समझ लेना ज़रा, ठीक है। देखो ये स्फेयर है आपका, पूरा स्फेयर होता है जो पूरी आपकी बॉल होती है ना, फुटबॉल टाइप, दैट इज अ स्फेयर। उसके ऊपर आपने एक पैच ले लिया, पैच मतलब कोई भी टुकड़ा, वहाँ से आपने सेंटर पे लकीरें मारनी है पैच के किनारों से। यहाँ से लाइन आई, लाइन आई, लाइन आई, लाइन आई। जब जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बेसिकली आपका एसटी रेडियन एंगल है या 3 डायमेंशनल एंगल है।
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ पैच, टुकड़ा, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जो पूरा इसका बाहर का हिस्सा होता है ना, ये कहलाता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पॉइंट समझ में आ गया, इमेजिनेशन हो गई। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ पैच ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे अगर आपको अभी याद होगा, हमने अभी जो प्लेन एंगल था वो कैसे किया था? S इक्वल R टाइम्स ऑफ थीटा, यही था। थीटा क्या था? थीटा था S बटे R। S क्या था? आर्क लेंथ। R क्या था? रेडियस। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? ये जो आपका ST रेडियन होता है, ये जो आपका 3 डायमेंशन वाला एंगल होता है, ये बराबर होता है स्फेरिकल एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब समझना ज़रा, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपके पास पूरा स्फेयर है, इस स्फेयर पे यहाँ पे आपने कोई पैच कट कर लिया, ये सेंटर है। अब जितना इस पैच का एरिया है ना, जितना इस पैच का एरिया है वो यहाँ पे आएगा। इसको हम कह रहे हैं स्फेरिकल एरिया, क्योंकि ये बेसिकली उस पैच का एरिया है जो आपने सरफेस पे कंसीडर किया है। ये उस पैच का एरिया जो आपने कहाँ कंसीडर किया है? सरफेस पे। और रेडियस तो वही है ना, सेंटर से लेके किनारे तक का फासला बेसिकली क्या होता है? रेडियस। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे जो आपका 3 डायमेंशनल एंगल है दैट इज बेसिकली द रेशियो किस किस चीज़ का? जो आपके पैच ने स्फेयर के सरफेस पे एरिया कट किया है डिवाइडेड बाय जो उस स्फेयर का रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब, उम्मीद है यहाँ तक सारी की सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस एंगल को आपने यहाँ पे ना 3 डायमेंशन में सोचना है तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी कोन वाली एग्जाम्पल थी, अगर उससे बनाओगे ना तो देखो, ये आपके पास कोन था ना, इस कोन का जो पूरा का पूरा एरिया है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये कोन से ये इससे मुराद वो पैच है जो आपने उसके स्फेयर के सरफेस पे कट किया होगा। ये उस स्फेयर का सेंटर है, यहाँ से आप सारी लाइनें। ठीक है, समझ आ गई? मतलब मान लो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये मेरे स्फेयर का सेंटर है, और ये जो मेरे कमरे की छत है ये उस बड़े से स्फेयर पे एक पैच है, तो इससे सारी लाइनें आएंगी, कोनों कोनों से सारी लाइनें यहाँ पे आ गई। अब जो एंगल बन रहा होगा ये बेसिकली हमारा ST रेडियन एंगल होगा, STEREDIAN, ST रेडियन एंगल। ठीक है, RAB हो सकता है, जज्बात समझना, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, 3 डायमेंशन एंगल, सॉलिड एंगल कहते हैं इसे। क्लियर हो गया? ये था। अब ठीक हो गया, ये सब मैंने कोशिश करी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपके पास ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ये ना बेस यूनिट में काउंट होते हैं ना ये ड्राइव यूनिट्स में काउंट होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी डायमेंशन भी नहीं होती, वो भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी हमें क्लियर हो गया कि एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो पैच का एरिया उसे ऊपर रखेंगे और जो स्फेयर का रेडियस का स्क्वायर है उसे नीचे डिवाइड कर देंगे, एंड इवेंचुअली यू विल गेट द ST रेडियन एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये लिख लेना। अगला हमारा पूरा लेक्चर डायमेंशन के ऊपर ही है, बहुत तफसील से डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कॉन्सेप्ट सिंध बोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जब MD कैट या E कैट का एग्जाम देने बैठोगे तो आपको तमाम बोर्ड्स की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया बहरहाल, आगे देखते हैं हम ज़रा एक छोटी सी चीज़ और, एंड देन इवेंचुअली वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अच्छा जनाब, ये अब आपके सामने आपको ना कुछ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे मुसलमान साइंसदान थे, हम अक्सर सुनते हैं ना मुसलमानों का एक दरख्शां, एक ज़बरदस्त किस्म का माजी रहा है। दरख्शां कहते हैं रोशन को। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत काम किया है, अभी भी हम बहुत काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नोटेबल फिगर्स थे जिन्होंने काम किया था। अब यहाँ पे इनको पढ़ने का नीड क्या है, ये आपसे MCQ में पूछेगा। ठीक है, वैसे तो आपको अपने असलाफ़ के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि फ़लाने फिजिसिस्ट ने या फ़लाने साइंसदान ने किस डोमेन में काम किया था और उसकी मशहूर किताब का नाम क्या था। अल-ख्वारिज़मी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन गुजरा है, किताब का नाम है हिसाबुल जबर वल मुकाबला। काम किया इसने अलजबरा में और लोगैरिथम के ऊपर, लॉग टेबल पढ़ते हैं ना, उस पर इसने काम किया था। इब्नुल हैथम ऑप्टिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, पिन होल कैमरा इसने इन्वेंट किया, मतलब ऑप्टिकल फिज़िक्स में बहुत काम किया है। किताबुल मनाजिर इसकी किताब है। अबू रेहान अल बैरूनी, ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था, इसने
सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ जैसी चीज़ें कैलकुलेट करने में हेल्प आउट की। किताब का नाम है किताबुल कानून अल मसूदी, ठीक है। इसी तरह इब्ने सीना, इसने मेडिकल फिजिक्स में बायो की फील्ड के अंदर बहुत काम किया है। अल कानून फिल तिब, इसकी बहुत मशहूर किताब है मेडिकल के ऊपर। और अल शिफा, ये फ़िलासफ़ी के ऊपर इसकी किताब है। ये सब चीज़ें मेंशन कर लेना, ठीक है। तो जनाब ये हमारा पहला लेक्चर था मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस के अंदर, जिसमें हमने ये देखा कि फ़िज़िक्स क्या है, किस किस से डील करती है, मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, बेस क्वांटिटीज़ जो 7 है हमारी एसआई के अंदर, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के अंदर 3 है, लेकिन उसको हम फिज़िक्स में नहीं अपना करेंगे ना, हम तो एसआई को ही फॉलो करेंगे थ्रू आउट फिज़िक्स। और ड्राइव जो बेस से मिलके बनी है प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल के ज़रिए। फिर यूनिट्स जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, जिसके अगेंस्ट में आप बताते हो कि इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के मुकाबले में कितना ज़्यादा या कितना कम है ये फलानी क्वांटिटी, वो बेसिकली आपके पास कहलाती है यूनिट। जैसे अक्सर आप देखते हो ना, टाइम होता है आपके पास, ये तो टाइम आप ना कभी घड़ी देखो ना मोबाइल में, वो टाइम लिखा आ रहा होता है +5 +4, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरी दुनिया का, उसके मुकाबले में आप 5 घंटा आगे या 5 घंटा पीछे हो, ठीक है, ये चीज़ होती है वो। फिर हमने पढ़े बेस यूनिट्स, जो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट हैं। ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स होते हैं। फिर हमने देखा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जो ना, ऐसी यूनिट्स जो ना बेस में है ना ड्राइव में है, वो कौन से हैं? प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, 2D एंगल या 3D एंगल, रेडियन एंगल या ST रेडियन एंगल, पूरा कॉन्सेप्ट का फील दिला दिया वहाँ आपको, ठीक है। और फिर हमने ये देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन था और ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और अगर आप नोट्स साथ साथ बनाते जाओगे तो बिलीव मी, आपको आगे ECAT MD CAT के लिए सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करने होंगे एंड यू आर मोर देन सफिशिएंट टू गो, और कोई भी एग्ज़ाम छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो भाई अगले लेक्चर तक पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।